Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am working as a primary teacher in केंद्रीय विद्यालय. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि केवीएस और एनवीएस की जो वैकेंसी आई है उसमें मैं आज बात करूँगी स्पेशली पीआरटी की वैकेंसी के बारे में। और जो उसमें टायर 1 एंड टायर 2 एग्ज़ाम है, आप उस एग्ज़ाम में को किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपकी क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, और ये मैं इजी वे बताऊंगी एग्ज़ाम को क्लियर करने का। और विदाउट कोचिंग आप 100% एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे अगर आप उस मेथड को फॉलो करते हो जो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और जो आपको आए दिन ये बोलते हैं कि ये कोर्स आ गया, वो कोर्स आ गया, ले लीजिए 5000 6000 4000, वो सब आप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि उससे सिर्फ़ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। ये जो एग्ज़ाम आया है, जो इसका सिलेबस है ना, ये पूरा का पूरा जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए मैं अब आपको टायर 1 टायर 2 दोनों की स्ट्रेटजी अच्छे से डिटेल में बता देती हूँ। और अगर आप सोच रहे हो कि आप किसी ना कहीं से कोचिंग लेकर एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, वो आपको जो स्टडी मटेरियल देंगे उससे एग्ज़ाम क्लियर करोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है सेल्फ स्टडी बेस्ड एग्ज़ाम है। ठीक है, और ये आप विदाउट कोचिंग, बिना किसी कोर्स को परचेज करे ही आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो, सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फ स्टडी के द्वारा। समझ में आया गाइस? अब मैं थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेती हूँ कि आपको किस तरीके से करना है और क्या इसका पैटर्न है। और आपको ये भी पता है कि जो केवीएस का एग्ज़ाम है, केवीएस जो है प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं देता। एग्ज़ाम जो डेट है केवीएस की वो कभी भी आ सकती है। लाइक अभी 1 मंथ आपको फॉर्म फिल करवाएंगे, उसके बाद 1 मंथ आपको टाइम देंगे और मे बी फरवरी तक आपका एग्ज़ाम होगा, जैसे कि हमारा 22 में जब फॉर्म निकले थे तब हुआ था। ठीक है, तो आपके पास टाइम नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि टायर 1 हुआ तो टायर 2 3 to 4 मंथ बाद होगा, नहीं, आपको टायर 1 और टायर 2 को साथ साथ लेके चलना होगा। और मैंने देखा यूट्यूब पे कुछ लोग बोल रहे कि नहीं पहले टायर 1 फिर टायर 2, नहीं, वो सिर्फ पैसे कमाने का तरीका है। आपसे सिर्फ पैसे लूटना चाहते हैं कि भाई पहले टायर 1 के लिए कोचिंग ले लो, फिर टायर 2 के कोचिंग ले लो, ये सब कर लो। ऐसा नहीं है, टायर 1 और टायर 2 दोनों एक साथ ही है। हो सकता है कि आप टायर 1 दे के विदिन 15 डेज़ आपका रिजल्ट आ जाए, मेरिट लिस्ट आ जाए, फिर आपका 10 दिन में टायर 2 हो जाए। जैसे कि हमारे साथ इंटरव्यू हुआ था, हमारा रिजल्ट आया था, उसके कुछ टाइम बाद ही हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था। तो आपके पास टाइम सच में नहीं है। केवीएस का फाइनल रिजल्ट आने में बेशक 1 साल लग जाए, पर केवीएस जब पेपर लेता है उसका रिजल्ट आने में ज़्यादा टाइम वो नहीं लेता और ना ही एग्ज़ाम लेने में ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी बेवकूफ़ी नहीं करनी है, किसी भी कोचिंग में आपको एडमिशन नहीं लेना है, ना ही ऑनलाइन ना ही ऑफलाइन। अब हम बात कर लेते हैं अपने पैटर्न के बारे में। तो जो चीज़ मैं आपको बताऊंगी उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जो पैटर्न है टायर 1 का, आपको सबको पता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही है। उसमें जनरल रीजनिंग आ रहा है, मैथ्स आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, जीएस आ रहा है जिसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड है, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी आ रहा है, और हिंदी या फिर अदर लैंग्वेज। ठीक है, जो भी आपके स्टेट लैंग्वेज है अगर आपके वो आती है वो। तो जीएस जनरल रीजनिंग के लिए आप किसी भी रीजनिंग की बुक लेकर आराम से 20 में से 60 क्वेश्चन ला सकते हो। ठीक है, आपको रीजनिंग अच्छे से आनी चाहिए। रीजनिंग सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सबसे इजी सब्जेक्ट इन सब में जो है जनरल रीजनिंग ही है। कोई भी बुक ले लो आप जाकर और उसको रीजनिंग के सारे चैप्टर कंप्लीट कर लो। समझ में आया? फिर है मैथ्स गाइस, जिसकी मैथ्स बहुत अच्छी है वो जो है एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकता है। ठीक है, डायरेक्ट अपना उस पर आ जाए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे एसएससी की। पर जिसकी मैथ्स अच्छी नहीं है और उसको ये है कि मैं बस इसको क्वालिफाई कर लूँ, ठीक है, जिसकी मैथ्स अच्छी नहीं है वो क्या करे, या फिर ठीक ठाक है, ठीक है, वो RS अग्रवाल की जो बुक है मैथ्स की उसको फॉलो करें। RS अग्रवाल की जो बुक है मैथ्स की उसको फॉलो करें, उसके सारे चैप्टर करें। इजी है, छोटी बुक है, ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, आप आराम से उस चीज़ को कर सकते हो। उसमें सारे सॉल्यूशन भी दे रखे हैं। समझ में आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? RS अग्रवाल। फिर है कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर एंड लिटरेसी। तो बेसिक कंप्यूटर एंड लिटरेसी करने के लिए आप कोई भी कंप्यूटर की जो छोटी बुक होती है जिसमें कंप्यूटर के बारे में पूरी डिटेल होती है, आप उसको स्टडी कर सकते हो। साथ में जो कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है, PYQ जो क्वेश्चंस है कंप्यूटर के वेरियस एग्जाम्स में आ रखे, उसकी कोई बुक लेकर उसको भी जो है लगा सकते हो, क्योंकि इसमें बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और आपको पता है कि हर एग्जाम में कंप्यूटर आता ही है।
तो अब हम बात कर लेते हैं जीके एंड करंट अफेयर। आपको पता है इसमें बोला जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको रेगुलर नहीं पढ़ने, आपको मंथली करंट अफेयर पढ़ने हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कौन सा करंट अफेयर क्या क्या आएगा। और मंथली में आपको क्या पढ़ना है, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, कोई इलेक्शन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हो, या फिर अवार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, जो करंट अफेयर में मंथली करंट अफेयर होते हैं वो आप पढ़िए। हर रोज़ अगर आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ सकते जैसे कि मेरे से नहीं पढ़ा जाता था हर रोज़ करंट अफेयर, मुझे एक तरीके से वो सरदर्दी लगती थी, तो मैं मंथली करंट अफेयर पढ़ती थी। उसके साथ साथ जीके में आपको क्या करना है, आपको जो है लूसेंट की बुक पढ़नी है, ठीक है, लूसेंट की बुक पढ़िए। और साथ में आप क्या कर सकते हो, जो एसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एसएससी के जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। अब इसमें ना वेटेज बहुत ज़्यादा है, किसका, जीके का, यानी कि जीएस भी 20 क्वेश्चन जो 60 मार्क्स के आ रहे हैं। 60 मार्क्स की जो जीएस है वो काफ़ी ज़्यादा है, जब हमने पढ़ा था तब उस टाइम इतना नहीं था। तो आपको क्या करना है, जीके के लिए और करंट अफेयर के लिए आपको मंथली करंट अफेयर पढ़ने हैं 6 मंथ के, ठीक है। अब आपका एग्ज़ाम जैसे कि अभी फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस मंथ से आप स्टार्ट कर दीजिए जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। 6 मंथ्स के करंट अफेयर, उसके साथ साथ लूसेंट की बुक पढ़नी है आपको। एक बार एटलीस्ट आप लूसेंट की बुक पढ़िए, आपको बहुत सारी चीज़ें ना समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जो एसएससी की पीवाईक्यू है, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि एसएससी की पीवाईक्यू के लिए आप सीधा बुक ही ले लीजिए, नहीं। एसएससी के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है सब्जेक्ट वाइज, जैसे जीएस उसके अंदर आती है, वो जो आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी, तो आप टेक्स्ट बुक से भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। टेक्स्ट बुक जो सीरीज़ होती है वो लेकर ऐप डाउनलोड कर उसमें भी एसएससी के जीएस के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीका है। फिर है इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। अब इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के लिए आप जो है एसपी बख्शी बुक को यूज़ कर सकते हो, या फिर नीतू सिंह मैम की जो बुक है उसको यूज़ कर सकते हो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के लिए। यहाँ पे लैंग्वेज जो है 10 मार्क्स की आ रही है, 30 नंबर का है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बोला इसमें लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में आपको पैसेज, वोकैबुलरी, ग्रामर, एरर्स, सब्जेक्ट, सेंटेंस फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें आएंगी इसके अंदर। ऐसी जो हिंदी या फिर अदर लैंग्वेज है 10 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स का आएगा। ऐसे आप हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक को यूज़ कर सकते हो, या फिर आदित्य पब्लिकेशन की बुक को नहीं आपको अपना बेस बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, थर्ड से लेकर थर्ड टू 8th क्लास तक की जो एसएससी बीएससी एनसीईआरटी बुक डालकर गूगल भी करोगे ना, गूगल करके भी आपको 3rd 4th क्लास की हिंदी ग्रामर की बुक मिल जाएगी, ठीक है। उसमें सारी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रत्यय शब्द सब कुछ होता है, वो सब आपको पढ़ लेना है 3rd to लेकर 8th क्लास तक की। और आपका 100% इंग्लिश का जो हिंदी का जो वो है ग्रामर, वो गलत नहीं होगा, ना ही टायर 1 में ना ही टायर 2 में। मैंने फ्रेंड यही किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊँ तो केवीएस जो है एनसीईआरटी से क्वेश्चन डालता है, ठीक है। चाहे वो अपना कोई भी सिलेबस बना ले, कितना हार्ड सिलेबस क्यों ना बना ले, केवीएस के एग्ज़ाम में आपको एनसीईआरटी की बुक का ही मटेरियल आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है, चाहे वो हार्ड हो या फिर इजी हो, आपको एनसीईआरटी के बुक का मिलेगा। चाहे आप अभी वाला पेपर उठा के देख लो जो अभी हुआ था 2022 में, या तो आप उससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था वो उठा के देख लीजिए, आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। तो अभी जो मैंने आपको बताया ये जनरल पेपर है जो सबके लिए होगा, कि इसकी आपको प्रिपरेशन किस किस तरीके से करनी है, ठीक है फ्रेंड। और टायर 1 के साथ ही आपको टायर 2 की प्रिपरेशन भी करनी है। अब आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पता है यहाँ पे क्या है, देखिए हम यहाँ पे जो न्यूमेरिकल एबिलिटी की आप प्रिपरेशन करोगे, साथ में आप जो इंग्लिश की और हिंदी की प्रिपरेशन करोगे, ये 3 सब्जेक्ट जो आपके मेंस में आएंगे वो भी आपके साथ साथ यहाँ पे प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो जनरल रीजनिंग है वो बहुत इजी, आप आराम से इसको कर सकते हो। फिर जीएस और करंट अफेयर, आपको पता है कि हम में से किसी को नहीं पता जीएस में क्या आने वाला है, तो जितना पॉसिबल है एटलीस्ट आप 2 आवर 3 आवर जीएस को दो, जितना पॉसिबल है, यानी एटलीस्ट 2 आवर हर दिन दो, ठीक है। थोड़ा बहुत करंट अफेयर पढ़ लिया तो, और थोड़ा बहुत आपको स्टैटिस्टिक जीके वगैरह पढ़ ली, ठीक है। फिर बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, ये डिफिकल्ट नहीं है, आप इसकी बुक लेके आओ, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आ रखे हैं उसको पढ़ो। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी इसके अंदर आ रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो अगर आप चीज़ों को एज अ प्रॉब्लम देखोगे ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी इसको लर्न करने में, इसको टैकल करने में। आपको लगेगा कितना सब कुछ है, कैसे मैं करूँगा, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। परेशान होकर आपको आइडियाज़ नहीं आएंगे। जब भी आप परेशान हो ना, आप सोल्यूशन ढूंढो। तो यहाँ पे मैंने देखो आपके लिए बहुत ईजी कर दिया है, रीजनिंग बहुत ईजी है। मैथ्स में मैंने आपको बता दिया, आपको RS अग्रवाल करनी है, ठीक है। और फिर जीएस आपको मैंने बता दिया कैसे पढ़ना है, कंप्यूटर मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश मैंने बता दिया, हिंदी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आते हैं हम पैटर्न नंबर टायर नंबर 2 पे।
जो लैंग्वेज मैंने बताया था उसमें हिंदी के अलावा असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ये लैंग्वेज भी, अगर आपको ये लैंग्वेज आती है तब ये लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हो। फिर है टायर 2। जो टायर 2 है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टायर 1 भी है। और ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि 10 टाइम्स बच्चे जो हैं पास होंगे टायर 1 को पेपर देकर, जो बच्चे देंगे टायर 2। उसमें आपको पता है कि 60 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव बेस्ड, जो कि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। 10 क्वेश्चन आएंगे डिस्क्रिप्टिव, जो कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। और अगर आप 2 सर्कल को फिल कर देते हो तो उसको एज अ रॉन्ग आंसर ही वो मानेंगे। ये तो आपका बेसिक रूल है। आप देख लेते हैं हम इसके सिलेबस के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, सिलेबस के साथ साथ मैं आपको बुक्स भी बताऊंगी, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। और मैं अभी भी आपको बता रही हूँ कि केवीएस का जो पेपर है ना, वो सेल्फ स्टडी बेस्ड ही पेपर है। अगर आप कोचिंग के भरोसे रहोगे ना तो आप इस पेपर को पास नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप मेरे से लिख के ले लीजिए, 100% आप अपना पेपर पास कर लोगे, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हो। और मोस्टली लोग सेल्फ स्टडी करके ही केवीएस में आते हैं। समझ में आया है मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? अपने पैसे वेस्ट मत करिए। कोचिंग अगर करने भी हैं, आपको पैसे लगाने हैं, तो बुक्स ले लीजिए। आपका जो बेड़ा पार है वो बुक्स ही कर पाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। ध्यान से देखिए, जो टायर 2 का सिलेबस है पीआरटी का, डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत सारा है पर डिफ़िकल्ट नहीं है, ये मैं कह सकती हूँ। हाँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ना बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी, आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा। पर ऐसा सिलेबस नहीं आया है कि एलियन आ गया, आउट ऑफ द बुक्स आ गया, आउट ऑफ द सिलेबस कुछ आ गया, ऐसा नहीं है। ईजी है, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ ईजी, तो मतलब ईजी है क्योंकि मैंने इसको बहुत डीप में स्टडी कर लिया है। अब मैं आपको बता रही हूँ आपको क्या करना है, कैसे करना है। आप ध्यान से देखिए, कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, 3 या 4 अनसीन पैसेज आएंगे, ठीक है। आपको पता है कि हमेशा अनसीन पैसेज आते हैं फ्रॉम डिफरेंट जेनर्स, ठीक है। उसमें क्या क्या आ सकता है, प्रोज आ सकता है, यानी कि एक पैराग्राफ आ सकता है, पोइट्री आ सकती है, ड्रामा, आर्टिकल, एडिटोरियल, साइंटिफिक एंड लिटरेसी एक्सट्रैक्ट। या आपको पता है कि हमेशा से एंशिएंट पैसेज आते हैं, पर इस बार 3 से 4 एंशिएंट पैसेज आएंगे। इस चीज़ के लिए आप रेडी रहो। आप देखो, ये आपके लिए प्लस पॉइंट भी हो सकता है, जिसकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी अच्छी है, जो ईजिली चीज़ों को पढ़ के उसका मीनिंग समझ जाता है, उसको उसमें प्लस पॉइंट मिलेगा, वो ज़्यादा नंबर गेन करेगा। आप देखो, वो आपको पोइट्री भी आ सकती है, ड्रामा भी आ सकता है, आर्टिकल, साइंटिफिक, कुछ न्यूज़, कुछ भी आपको आ सकता है एज अ पैराग्राफ, और वो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेंगे। अब आप मुझे बताओ इसमें क्या डिफिकल्टी है। आप रेगुलरली एक पैराग्राफ की, एक पोइट्री की, कोई ड्रामा, आर्टिकल्स, साइंटिफिक कुछ न्यूज़ है, उसकी जो पैराग्राफ्स होते हैं उसको आप पढ़िए। डेली आप एक अनसीन पैसेज, दो अनसीन पैसेज की आप डेली प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी इंक्रीज़ होगी और आप आराम से ये 3 से 4 जो है पैसेज कर पाएंगे। अब साथ साथ में आपको क्या पढ़ना है, एडिटोरियल के लिए आपको रेगुलर न्यूज़पेपर का जो मेन एडिटोरियल है, जैसे कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है या फिर कोई दूसरा न्यूज़पेपर है ना, उसमें जो मेन एडिटोरियल आते हैं, ठीक है। 1 से 2 एडिटोरियल का आप रेगुलर सुनते रहिए, ठीक है। आप सुनोगे, समझोगे, आपकी कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी डेवलप हो जाएगी, आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। और कुछ भी नहीं आता, रैंडमली गूगल से कोई अच्छा सा पैराग्राफ निकाल कर उसकी क्वेश्चन सॉल्व करिए, देखो आपके आंसर कितने सही आए कि गलत आए हैं। प्रोज निकाल के, पोएम निकाल के ट्राई करो, ठीक है। तो आप आराम से इसे जो कर लोगे। मैं ये सब बच्चे, उन सब बच्चों के लिए बता रही हूँ जो बच्चे लिटरली पेपर क्लियर कर कर केवीएस में आना चाहते हैं, ना कि उनके लिए जो टाइम पास करना चाहते हैं, ठीक है। जो टाइम पास करना चाहते हैं उनको मेरी बातें समझ में नहीं आएगी, और जो लिटरली एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं उनको मेरी सारी स्ट्रेटेजी समझ में आ रही होगी। फिर है क्वेश्चंस विल टेस्ट, देखो क्वेश्चंस क्या टेस्ट करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन, आपको कितना समझ में आया, इन्फ्लुएंस, वोकैबुलरी, टोन, रियोट्रिकल डिवाइस, लॉजिकल सीक्वेंसिंग, ये सब वही है जो आपके पैसेज में आता है कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है, इसको लॉजिकल सीक्वेंस में लेके आइए, ठीक है। इसमें कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये पूरा अनसीन पैसेज के बारे में ही डाल रखा है। अब अनसीन पैसेज आए, पोइट्री आए, एडिटोरियल आ जाए, कोई ड्रामा का पार्ट आ जाए, साइंटिफिकली कुछ इन्फॉर्मेटिव आ जाए, तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, ये ईजी है, आपको ये बात मानना पड़ेगा। अब क्या राइटिंग एबिलिटी में क्या आ सकता है, देखिए फंक्शनल राइटिंग में क्या क्या आएगा, देखो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर आ सकते हैं, फॉर्मल भी इनफॉर्मल भी। उसमें क्या क्या आ सकता है, बिजनेस लेटर आपको लिखना सीखना पड़ेगा, जॉब एप्लीकेशन लेटर, लेटर टू एडिटर, कंप्लेंट्स एंड पर्सनल लेटर, ये सारे लेटर्स को लिखने की आप प्रैक्टिस करिए। और ये देखिए कौन कौन से टाइप होते हैं, क्या क्या चीज़ें किस लेटर में इंक्लूड कर सकते हैं, कौन सी चीज़ किस लेटर में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। बस बेसिक रूल्स आपको जानने और लिखने की प्रैक्टिस करनी है। इट इज़ ऑल्सो अ ईजी थिंग। नेक्स्ट है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग इसलिए आपको सिखा रहे हैं क्योंकि आपको केवीएस
में चीज़ें कोई रिपोर्ट्स लिखनी पड़ती है, हमें अब काम भी करना पड़ता है, लाइक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स। अगर कोई इवेंट हुआ है उसके बारे उसके फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को आपको एज ए रिपोर्ट पेश करनी पड़ती है। लाइक इसमें मुझे भी एक दो बार रिपोर्ट लिखनी पड़ी है, जब मेरे बच्चे को मेरे क्लास के एक बच्चे को चोट लग गई थी, ठीक है, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो जब प्रिंसिपल को कंप्लेंट करते हैं तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं रिपोर्ट्स लिख के दो एक तरीके से, तो इसलिए वो आपसे लिखवा सकते हैं। ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखने के लिए बोल सकते हैं, एनालिटिकल रिपोर्ट लिखने के लिए बोल सकते हैं, नोटिस लिखने के लिए, सर्कुलर लिखने के, प्रेस रिलीजेस लिखने के लिए। वही काम है जो आपको केवीएस में यहाँ पे जब आप ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करने के बाद जो आपका डे टू डे लाइफ में वर्क है वो यही है, ठीक है। तो ये सब तो लिखने वाला काम है ना, ये इसमें क्या डिफ़िकल्टी है, ये ईजी है, ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैं मानती हूँ कि हाँ थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया है कि उन्होंने आपसे बहुत कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर लेगी, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो मैं अगर आपको ये बताऊँ कि बेटा कि आप ये चीज़ को विदिन 10 डेज़ बहुत अच्छे से लिखना, पढ़ना, कॉम्प्रिहेंस करना, सब चीज़ें सीख जाओगे। आपको लेटर लिखना भी आ जाएगा, रिपोर्ट, राइटिंग, नोटिस, सर्कुलर लिखना सब कुछ आ जाएगा। अगर आपने एक दो बार अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस कर ली, फिर आपको इस चीज़ में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। आप जो है अपने लिए अपॉर्चुनिटी देखो कि आप कहाँ अपने नंबर गेन कर सकते हो, ना कि ये मत देखो हाई ये भी आ गया, वो भी आ गया, ऐसे आ गया, हो गया। अब आ चुका है, अब आप देखो कितने सारे लोग जो है इस चीज़ को पास करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी है, आपके पास जॉब नहीं है, आप सिर्फ एफर्ट्स कर सकते हो, ठीक है। अब ग्रामर एंड यूजेज में देखो, पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, अलग अलग टाइप्स में क्या क्या चीज़ें जो आप स्कूल में हमेशा पढ़ते आए हो, ठीक है। नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, नाउन के टाइप कितने, प्रोनाउन के टाइप क्या है, ये सब चीज़ें आपको जो है एसपी बख्शी में और नीतू सिंह मैम में, स्पेशली नीतू सिंह मैम में मिल जाएगी, ठीक है। एसपी बख्शी में नहीं, नीतू सिंह मैम में, नीतू सिंह की जो बुक है फर्स्ट पार्ट, उसमें मिल जाएगा ये सब चीज़ें। साथ में जो है कॉमन एरर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। कॉमन एरर आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, मॉडिफायर, रिडंडेंसी, वर्ड ऑर्डर, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, एरर डिटेंशन, सेंटेंस करेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी आपको नीतू सिंह की मैम की बुक में मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, टाइप ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पैरेललिज्म, सेंटेंस कनेक्शन, टेंस, देयर यूसेज, एक्टिव पैसिव वॉइस, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच, क्लोज, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, क्लोजेस, इन सब के लिए आपको लेनी पड़ेगी इंग्लिश ग्रामर की बुक। इंग्लिश ग्रामर की बुक जो हम इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए लेते हैं, आप कोई भी इंग्लिश ग्रामर की बुक ले लीजिए, कोई भी, मतलब कि मैंने नहीं पढ़ी, मतलब मेरे पास मेरे मामा जी की बुक थी, मैंने वही पढ़ी थी, ठीक है, जब मेरा केवीएस का पेपर आया था। मैं बता रही हूँ पार्ट ऑफ स्पीच के लिए तो आप आराम से नीतू सिंह मैम को बुक को फॉलो कर सकते हो, कॉमन एरर्स के लिए आप कर सकते हो, वोकैबुलरी के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। पर ये अनसीन पैसेज वगैरह है, रिपोर्ट है, सर्कुलर है, न्यूज़पेपर राइटिंग है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स है, जॉब एप्लीकेशन है, लेटर ऑफ एडिटर है, और साथ में सेंटेंस स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पैरेललिज्म, ये सब आपको ना एक इंग्लिश ग्रामर की बुक में मिलेगा। किस में मिलेगा? इंग्लिश ग्रामर की जो बुक है ना, उसमें आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश ग्रामर की बुक को आपको लेनी पड़ेगी। आप किसी भी दुकान पे जाओ, ठीक है, बुक स्टोर पे जाओ, वहाँ से ना इंग्लिश ग्रामर की एक बुक लेके आ जाओ, और उसमें आपका जो इंडेक्स होगा ना, इंडेक्स में देख लेना अनसीन पैजेस वगैरह है कि नहीं है, ठीक है। पोइट्री, प्रोज, ड्रामा के उसके अंदर तो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। उसके बाद जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस एग्रीमेंट, ये सब टेंसेस वगैरह है कि नहीं है, ऐसी देखकर एक इंग्लिश ग्रामर की बुक लेके आओ, और एक आप नीतू सिंह मैम की बुक ले लेना, ठीक है। ये बुक आपके लिए रामबाण साबित होगी। आपका इंग्लिश का प्री भी और इंग्लिश का मेंस भी, यानी टायर 2 दोनों ही हो जाएगा आराम से। अगर आप मेरी बात को फॉलो करोगे तो 100% आपके इंग्लिश के मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, आपको पूरे इंग्लिश में मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, कोई आपके मार्क्स नहीं काट सकता। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही हो, देन प्लीज़ डू लाइक माय चैनल एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका एक लाइक ना मुझे काफ़ी हिम्मत देता है, और मैं ऐसी ही आपको नई नई इन्फॉर्मेशन केवीएस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड आपको देती रहूँगी। आपकी सिलेबस से रिलेटेड जो भी मुझे आगे पता चलता रहेगा, मैं आपको अपनी जो राय है और अपनी स्ट्रैटेजी आपके साथ फॉलो करती रहूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। जब लास्ट टाइम एग्ज़ाम आया था, तब मैंने सब चीज़ें बहुत अच्छे से रीड कर अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, तो मुझे पता चला कि बहुत सारी चीज़ें तो एनसीईआरटी बेस्ड है, और इसी तरीके से मैंने आपका सिलेबस भी बहुत अच्छे से डीप स्टडी करके पता लगाया कि ये सिलेबस भी एनसीईआरटी ही बेस्ड है। इसमें चीज़ों को डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ा दिया गया है, सिलेबस को थोड़ा वास्ट कर दिया गया है,
ठीक है, पर इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप केवीएस में जॉब ना ले पाओ। अगर आपको वीडियो अच्छी हो रही हो तो देन प्लीज़ इसको लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट है हिंदी का। अब आप ये देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य की विधा, कथा, कहानी, निबंध, जीवनी, आत्मकथा, ठीक है। ये चीज़ें तो आपको भाई गूगल कर ही समझनी पड़ेगी और पढ़नी पड़ेगी। ये चीज़ें मैंने नहीं पढ़ी और मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो मैं आपको ये कहूँगी, आप गूगल करो, हिंदी साहित्य का इतिहास निकालो, इंपॉर्टेंट फैक्ट निकालो, क्या-क्या चीज़ें इसमें आ सकती है, एक बार पढ़ डालो। फिर है अपठित गद्यांश, पद्यांश, प्रसिद्ध मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब आपको आराम से मिल जाएगा आदित्य पब्लिकेशन में, ठीक है। प्रसिद्ध मुहावरे, लोकोक्तियाँ जो एग्ज़ाम्स में आ रखी है, वो आपको आदित्य पब्लिकेशन की बुक में मिल जाएगी। आदित्य पब्लिकेशन की बुक में मिल जाएगी सब चीज़ें। फिर है मेन चीज़ें। अब इसमें क्या है देखो, व्याकरण में संज्ञा, विशेषण, वचन, व्यावहारिक प्रयोग, संज्ञा, विशेषण, वचन का कैसे कैसे से हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। गणित के पाठ्यक्रम जैसे कि संख्याएं, गिनतियाँ जो होती है, पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं, संयुक्त अक्षर की पहचान, प्राय और विलोम, स्तरानुकाल, यानी कि बच्चे के लेवल के अनुसार थर्ड फोर्थ फिफ्थ में किस उसके अकॉर्डिंग जो है प्रैवची विलोम शब्द, स्वरनाम, लिंग की पहचान, विशेषण का संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग, वचन, वचन का प्रयोग, क्रिया, काल, कारक, चिन्हों की पहचान, शब्दों के संदर्भ में लिंग का प्रयोग, संधि, संधि विच्छेद, प्रत्यय शब्द। तो फ्रेंड्स, मैं पढ़ाती हूँ 5th क्लास को हिंदी, ठीक है। 5th क्लास को मैं हिंदी पढ़ाती हूँ और मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो चीज़ें हैं ना, हिंदी की जो टेक्स्ट बुक है उन सब में इन चीज़ों का पूरा यूज़ हुआ है। कहीं वचन का यूज़ हुआ है, तो कहीं जो है प्राचीन शब्द है, कहीं विलोम शब्द है, कहीं डिफ़िकल्ट वर्ड है, कहीं संज्ञा को एज अ भाववाचक संज्ञा बना के चीज़ों को दिया गया है। तो मैं आपको बोलूँगी, आप 3rd से लेकर ना 5th क्लास तक की जो हिंदी की टेक्स्ट बुक है उसको आप पढ़ लीजिए। मैं ये नहीं बोल रही आप टेक्स्ट बुक खरीद लो। जो सीबीएसई की एनसीईआरटी करके एक ऐप आती है, उसके अंदर 3rd 4th 5th क्लास की सारी क्लासेस की ना हर सब्जेक्ट की बुक्स है। आप हिंदी की बुक डाउनलोड करके एक एक चैप्टर को एक बार एटलीस्ट रीड करो। उस चैप्टर को रीड करने के बाद उस चैप्टर के जो पीछे जो वर्क होता है, ठीक है, बुक वर्क है, उसको पढ़ो, बुक वर्क को पढ़ो। बुक वर्क के अंदर जो चीज़ें डाली गई है ग्रामर से रिलेटेड, ठीक है, स्पेशली ग्रामर से रिलेटेड, उसको पढ़ो। ग्रामर से रिलेटेड जो भी बुक्स डाली गई है ना, जो भी इंफॉर्मेशन डाली गई है टेक्स्ट बुक में, हिंदी की टेक्स्ट बुक में, उसको आप पढ़ो। मैं फिर आपको बोल रही हूँ कि हिंदी की टेक्स्ट बुक आपको पढ़नी चाहिए, आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ हैं जो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके साथ साथ, ठीक है, ये तो करना ही करना है, उसके साथ साथ 3rd to लेकर 8th क्लास तक की हिंदी ग्रामर की जो बुक है, कौन सी, हिंदी ग्रामर की बुक एनसीईआरटी की, एक मिनट फ्रेंड्स, एनसीईआरटी सीबीएसई 3rd to लेकर 8th क्लास तक की हिंदी ग्रामर की जो बुक है, जो कि आपको कहाँ से पढ़नी है, गूगल से पढ़नी है। गूगल करो क्लास 3rd हिंदी ग्रामर की बुक, एनसीईआरटी बेस्ड, सीबीएसई बेस्ड, आ जाएगा, पूरा सिलेबस आया जाएगा, बुक के अंदर का पूरा सिलेबस आ जाएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, सब कुछ आ जाएगा। एक एक चैप्टर है, एक एक, जैसे कि संज्ञा है तो संज्ञा के चैप्टर उसको पढ़ो। वही चैप्टर आपको 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 8th क्लास तक पढ़ना है और आपका हिंदी में जो है 95% सिलेबस जो है ठीक हो जाएगा, कवर हो जाएगा और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैंने अपने टाइम पे पूरी हिंदी गूगल करके पढ़ी थी, गूगल से ही मैंने सारी हिंदी पढ़ी, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी। तो ये पूरा एनसीईआरटी का खेल है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ईजी है, आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ मैथ्स की। देखो, जियोमेट्री में शेप, स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड अराउंड अस, नंबर में डेवलपिंग सेंस ऑफ नंबर, काउंटिंग, ऑपरेशन ऑफ नंबर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेंटल अरिथमेटिक, फ्रैक्शन नंबर, मनी, मेजरमेंट, यूनिट, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम, पैटर्न, एलसीएम, एलसीएम, ये सारा चीज़ पता कहाँ तक का है। तो फ्रेंड्स, ये जो है 10th क्लास तक का सिलेबस है, 10th क्लास तक का सिलेबस, उसके आगे का सिलेबस इसके अंदर नहीं है। अगर आपको 10th क्लास तक की मैथ्स आती है तो आप इजीली इस चीज़ को कर पाओगे, ठीक है। 10th क्लास तक की मैथ, यानी कि 6th to लेकर 10th क्लास तक की मैथ्स आपको आनी चाहिए। समझ में आया, ये मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पे, यही इसका सिलेबस है। और मैं यही बोलूँगी, आप एक बार 10th क्लास की मैथ्स का जो एनसीईआरटी की बुक है वो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ जो है आप RS अग्रवाल की जो बुक होती है, RS अग्रवाल की बुक कर लीजिए, उसके अंदर भी ये पूरा सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस RS अग्रवाल के अंदर है। और इसके साथ साथ मैं तब भी आपको ये बोलूँगी, आपको जो है 6 to लेकर जो है 10th क्लास तक की मैथ्स की बुक देख लेनी चाहिए, पढ़ लेनी चाहिए।
उसका कोई भी पार्ट आपसे छूटे ना, सिवाय जो ये ट्रिग्नोमेट्री आती है, ट्रिग्नोमेट्री इसमें नहीं डाला गया है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के अलावा आप कोई भी चीज़ जो है बिल्कुल मत छोड़िएगा। एक बार 6 से लेकर 10th क्लास तक की एनसीईआरटी की मैथ्स पढ़िए, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे एटलीस्ट 8th क्लास तक की मैथ में पढ़ के गई थी, ठीक है जो। और उस टाइम इतना सारा सिलेबस नहीं डाला गया था, पर इस बार इन्होंने डाल दिया है, तो आप 10th क्लास तक की मैथ पढ़िए, 6 से लेकर 10th क्लास तक के साथ में RS अग्रवाल पढ़िए, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया मैथ्स का। आप इस चीज़ को नोट करते रहिए कि आपको क्या क्या करना है, और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा अगर आप इस सब चीज़ को फॉलो करते हो। फिर आते हैं नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्या है, EVS आ गया, द वर्ल्ड अराउंड अस। अब EVS का नाम बदलकर द वर्ल्ड अराउंड अस कर दिया गया, TWAU कर दिया गया। मैं EVS पढ़ाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को KVS में, तो मुझे ये जब मैंने सिलेबस पढ़ा तो मुझे पूरा याद आ गया कि हाँ ये तो मेरी क्लासेस का सिलेबस ही है। फैमिली, फ्रेंड्स, कम्युनिटीज़, नेचुरल रिसोर्सेज, अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, life around us, gift of nature, food, shelter, water, travel, things we make and do, physiological process in plant, animal, human being, weather, climate, landform of Indian cultural heritage, tradition, governments and good democracy, constitution of India, Indus Valley civilization, Guptera, resources of India, magnet, material, method of separation। ठीक है, ये सारा सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा मैं आपको बता देती हूँ। ये सारा सिलेबस आपको मिलेगा 3rd to लेकर 8th क्लास तक की EVS यानी द वर्ल्ड अराउंड अस की बुक, इसको EVS बोलो या द वर्ल्ड अराउंड अस तक की बुक बोलो। और साथ में SST का, SST मैं बोल रही हूँ, SST का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको जो भी बुक है 6th 7th 8th क्लास की, हिस्ट्री की है, पोल साइंस की है, सिविक्स की है, जो भी बुक्स है ना आपको वो सारी पढ़नी है, SST की और साइंस की, समझ में आ गया। सोशल स्टडीज़ की जो भी बुक्स हैं वो सारी पढ़नी है आपको, कहाँ से, 6 to 8th की, 6 to 8th की आपको SST की सोशल स्टडीज़ की 3 बुक्स होती हैं, तीनों बुक पढ़नी है आपको, 6th क्लास की भी, तीनों बुक आपको 7th क्लास की, और तीनों बुक आपको 8th क्लास की पढ़नी है। साथ में आपको कौन सी बुक पढ़नी है, साइंस की बुक पढ़नी है, साइंस की बुक पढ़नी है 6 to 8th क्लास की। मैं फिर से बोल रही हूँ आपको क्या करना है सिलेबस के लिए, 3 to 8th क्लास की EVS और साइंस की बुक पढ़नी है, ठीक है। EVS और साइंस की बुक 3rd से लेकर 8th क्लास की पढ़नी है, और 6 to 8th क्लास की जो बुक है, 6 to 8th क्लास की जो बुक है वो कौन सी वाली, सोशल स्टडीज़ वाली बुक, वो भी आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। तो आपका ये वाला सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। आप आके मुझे पक्का रिस्पॉन्स दीजिएगा जब आप पेपर दोगे कि हाँ मैम इसमें से ही आया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जो अलग से दिख रहा है और नया है, क्योंकि ये अभी लास्ट ईयर ही आया है, विजुअल आर्ट एंड योगा आर्ट। अब बच्चों को विजुअल आर्ट और योगा आर्ट भी सिखाना स्टार्ट कर दिया है KVS में, इनकी अलग से बुक है। आपको क्या करना है, 4th और 5th क्लास की, 4th और 5th क्लास की योगा की बुक, एक योगा वाली बुक आ रही है और एक विजुअल आर्ट की बुक आ रही है। बांसुरी करके एक बुक है, एक योगा कुछ करके बुक है, वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा। एक विजुअल आर्ट की शायद बांसुरी है, एक योगा वाली बुक भी है, गेम्स की बुक भी आ रही है। वो 2 बुक्स आपको लेनी है, 4th की भी और 5th की भी। उसमें ही आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना है और आपको आराम से अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। विजुअल आर्ट में सब कुछ है उसके अंदर, ऑब्जेक्ट एंड स्टिल लाइफ आर्ट, कलर, पेपर क्राफ्ट, सील्स, प्रिंट, लोकल आर्ट, फॉर्म ऑफ स्टेट्स, ये सब आपको उस बुक के अंदर मिलेगा। उससे बाहर से कुछ नहीं आ रहा है बेटा, आपको वही पढ़ना है। फिर है योगा के अंदर फिजिकल एंड मोटर फिटनेस, डाइट, हेल्थ, फर्स्ट एड, सेफ्टी, एथिक्स इन स्पोर्ट्स, फंडामेंटल स्किल ऑफ गेम्स, ठीक है। कौन कौन सी स्किल चाहिए, बैडमिंटन, फुटबॉल, कबड्डी के लिए, हैंड बॉल के लिए, इन सब के लिए, ये सब कुछ आपको उस बुक के अंदर मिल जाएगा जो आपकी बुक है 4th और 5th क्लास की, ठीक है, योगा की एंड विजुअल आर्ट की। तो फ्रेंड्स यही आपका सिलेबस था PRT का, और मैंने आपको बता दिया आपको किस किस तरीके से जो है प्रिपरेशन करनी है। और अगर आप इसी मेथड से प्रिपरेशन करेंगे तो आपका KVS में सिलेक्शन कोई भी नहीं रोकवा सकता। और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। अब मैं बात कर लेती हूँ सिलेबस ऑफ स्पेशल एजुकेटर PRT। इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि भूल कर भी कोई बच्चा कोचिंग ना ले, ना ही किसी का कोर्स परचेज़ करे, क्योंकि अगर आप कोर्स परचेज़ करोगे, कोचिंग लोगे, तो आपका इतना सारा सिलेबस जो है कोई भी कंप्लीट नहीं करवा पाएगा। आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे आपको कुछ ना कुछ रह जाएगा लास्ट मोमेंट तक, और फिर वही चीज़ है, फिर वही मेरिट में नहीं आ पाओगे।
ठीक है। आप सेल्फ स्टडी पे फोकस कर कर बुक्स वगैरह मटेरियल कलेक्ट कर कर पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। हम आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि एग्ज़ाम कब है, पर केवीएस पढ़ने के लिए टाइम नहीं देता, हो सकता है फ़ेब में एग्ज़ाम हो जाए। मैंने आपको जैसे बताया था कि नवंबर दिसंबर तक जो है वैकेंसी आएगी, वो वैकेंसी इसी टाइम आई है, ठीक है। और मुझे अभी भी लग रहा है कि एग्ज़ाम भी जल्दी होगा, फ़ेब मार्च तक एग्ज़ाम होने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है, अगर कुछ और बीच में कुछ गड़बड़ नहीं होती है तो। अब बात कर लेते हैं स्पेशल एजुकेटर की, पीआरटी वाले की क्या करना है। अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कंसेप्ट, कैटेगरी, कोर्स, प्रिवेंशन, क्रॉस डिसेबिलिटी, डेफिनेशन, कोर्सेज, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिवेंशन, कंसेप्ट, मॉडल, क्रॉस डिसेबिलिटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए ये सब आपने अपने जब आपने अपने कोर्स करा होगा उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी में ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी, ठीक है, जो भी आपकी बुक्स है। अगर नहीं है तो आप एनआईओएस में जो डिसेबिलिटी है, स्पेशल एजुकेटर वाला है, स्पेशल एजुकेटर के नोट्स देखकर उसके अंदर ये चीज़ें पढ़ सकते हो। फिर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ये जो है इसके अंदर क्या डेफिनेशन एंड मीनिंग, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, एज एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, साइकोलॉजी एंड लर्निंग, लर्निंग स्टाइल अफेक्टिंग लर्निंग, साइकोलॉजी प्रोसेस, क्लास मैनेजमेंट, ये सब कुछ आपको एनआईओएस के मटेरियल के अंदर मिलेगा, सब कुछ एनआईओएस के मटेरियल के अंदर मिलेगा। फिर एजुकेशन इन एमर्जिंग इंडियन सोसाइटी, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये इसके नोट्स भी आपको एनआईओएस के अंदर मिल जाएंगे। नेचर एंड एजेंसी ऑफ एजुकेशन, मीनिंग, डेफिनेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन इन 21st सेंचुरी इन इंडिया, फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन, ये सब कुछ आपको एनआईओएस के अंदर मिलेगा बेटा। फंक्शन एंड मोड ऑफ रेगुलर, ओपन, डिस्टेंस, ऑनलाइन, ब्लेंडेड लर्निंग, मेन स्ट्रीम लर्निंग, स्पेशल स्कूल, होम बेस्ड एजुकेशन। उसके बाद फिलोसफर विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी की विवेकानंद की फिलोसफी क्या है, आरटी 2009 क्या है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट क्या है, एनईपी 2020 क्या है, प्लान ऑफ एक्शन, ये सब चीज़ें ना आपको एक ही बुक आपको एनआईओएस की पढ़नी पड़ेगी, उसके अंदर ही आपका सारा सिलेबस है, बल्कि इंक्लूसिव एजुकेशन का सिलेबस भी उसके अंदर है, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस है पैडागोजी वाला, साइकोलॉजी वाला, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फिर इसके साथ साथ आपको ये वाला भी, कोलैबोरेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल स्कूल, इंक्लूसिव स्कूल, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर इसमें क्या सेक्शन भी ऑप्शनल है, इसमें से आपको एक डिसेबिलिटी सिलेक्ट करके उसका सिलेबस इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। सिलेक्ट एनी वन डिसेबिलिटी स्पेशलाइजेशन, फिर इसमें दे रखा है। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, एजुकेशन करिकुलम एंड एडेप्टेशन, उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग क्या क्या है, डिसेबिलिटी स्पेसिफिक इंटरवेंशन क्या है, एज पर डिसेबिलिटी एरिया सेलेक्टेड, जो भी आप डिसेबिलिटी सेलेक्ट करोगे, टीचिंग ऑफ वेरियस सब्जेक्ट, आप कैसे कैसे सब्जेक्ट को पढ़ाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो देन मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करिए। एंड जिन भी लोगों को केवीएस, जो भी लोग केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, उनके साथ आप प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।